नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ा और हमने उसमें देखा कि क्या क्या प्रावधान थे। फिर मैंने आपको यह बताई थी कि ब्रिटिश सरकार रिफॉर्म तो क्या ही करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार चुनाव का अधिकार देना चाहती है और चुनाव के अधिकार में वो मुसलमानों को ये भड़काती है कि इस चुनाव के अधिकार से तुम्हारा कोई खास फायदा नहीं होगा, सारा फायदा जो है वो इंडियन जो हिंदू हैं वो लूट कर ले जाएंगे। इसी गहमा गहमी में कर्जन ने इस बात को समझाया। फिर आता है लॉर्ड मिंटो टू और इसी के समय में एक अधिनियम आया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। वर्ष 1909 का अधिनियम, वर्ष 1909 का अधिनियम, वर्ष 1909 का अधिनियम जो 1909 का अधिनियम जिसे हम कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, और एक्ट ऑफ 1909 देखिए दादा, इस समय मिंटो दो वायसराय है मिंटो दो इस समय वायसराय था और लॉर्ड मॉर्ले इस समय भारत के सचिव थे। लॉर्ड मॉर्ले जो हैं इस समय भारत के सचिव हैं। लॉर्ड मॉर्ले इस समय भारत सचिव है। कौन है जी? भारत सचिव। इसी बेस पर इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है। यहां पर देखिए इसके क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान, आप सभी को याद होगी कि एक केंद्रीय विधान परिषद थी। क्या थी? केंद्रीय विधान परिषद, और जिसका गठन 1853 में किया गया था। अब बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पता नहीं कितनी बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं। उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई 16 से बढ़ाकर 60, और मैंने यह भी बताया था कि जब भी हल्ला मचेगा तो उसी में बढ़ाए जाएंगे मेंबर। जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो संख्या है उसको बढ़ाया गया, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। क्या कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। आपको ध्यान करो, ये लोग काउंसिल में तो होते थे, पर इन लोगों को अधिकार क्या है? मैंने एक किस्सा बताया था कि इनमें से एक से पूछा गया कि इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है, तुम हमारे लिए क्या ही वहां पर कानून बनाते होगे। उन्होंने कहा कि इसमें इंग्लिश आने का क्या है, हम तो वायसराय का चेहरा देखते रहते हैं, वायसराय जिस तरफ हाथ उठाते हैं हम भी उसी तरफ हाथ उठा देते हैं। इसमें सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, साथ ही इनके अधिकार बढ़ाए गए। यहां बैठे हो तो कुछ बोला करो कि भाई साहब बोले तो तब तुम बोलने दो, हमारे बारे में तो तुम कुछ बोलने देते ही नहीं। तुम आज तक हमारे ऐसा प्रावधान क्या बोले? नहीं, चिंता ना करो,
तुम्हारे बारे में कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं। बोले सोचो चलो हमारे बारे में। बोले देखो ऐसा है कि आज के बाद तुम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो। वेरी गुड, पूछ लिया। बजट पे संकल्प ला सकते हो। बहस नहीं बजट पे। बजट पे संकल्प लाया जा सकता है। बजट पर संकल्प ला सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव। बजट का ऑब्जेक्टिव लाया जा सकता है, संकल्प आप ला सकते हो। यह सब आप काम कर सकते हो। देखिए ध्यान करो, जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें इंडियंस को शामिल किया जाता था, लेकिन कोशिश यह होती थी कि ज्यादा अंग्रेज ही रहे। प्रयास यह होता था, नोट करके लिखिए, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत ज्यादा रहता था। सरकारी सदस्यों का ही बहुमत ज्यादा रहता था। सरकारी सदस्यों का ही बहुमत क्या रहता था, हमेशा ज्यादा रहता था। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो मतलब कोशिश तो अंग्रेज यही कहते थे कि भारतीय आए, जिन्हें हम गैर सरकारी कह रहे हैं, कभी वोटिंग की नौबत हो, इसलिए तुम ही ज्यादा रहो। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ राज्यों में भी अंग्रेजों ने विधान परिषदें बनवा दी थी। नहीं पता तो मैं बता दूं, 1861 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, वहां पर विधान परिषदें थी। केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या जो है उसको बढ़ाया गया था। देखिए आपको यह तो क्लियर है कि सर विधान परिषद में तो हमारी कहानी पुराने समय से चली आ रही थी। जहां कानून बनाने वाला सेगमेंट था उसमें तो बड़े लंबे समय से चली आ रही थी, और पीछे वाली क्लासों से हमने ये समझा है कि विधान परिषद तो ठीक है, कार्यपालिका का क्या। कार्यपालिका में अंग्रेज हमें जगह नहीं देते थे और हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि कार्यपालिका में भी जगह मिले। केंद्रीय कार्यपालिका में भी वायसराय की कार्यपालिका, वायसराय की कार्यपालिका परिषद, पालिका परिषद में भी भारतीयों को एसोसिएशन बनाने की परमिशन मिली। भारतीयों को, बल्कि आप डायरेक्ट लिखो, भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया। और ऐसे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा। ऐसे पहले भारतीय ऐसे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसके रूप में शामिल किया गया? विधि सदस्य के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट की सबसे घिनौनी बात यह थी कि इस एक्ट के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया है। इस एक्ट में ही, इस अधिनियम से ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। मुस्लिमों को क्या दी गई? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। अब सवाल तो जायज है कि होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम से मायने क्या निकलते हैं? अब ऐसा समझो चूंकि मुसलमानों को दिया गया, तो इसका अर्थ था मुस्लिम बहुल इलाके में, किसमें? मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा। उम्मीदवार क्या होगा? उम्मीदवार भी मुस्लिम, और वोटर भी मुस्लिम। वोटर भी मुस्लिम। ये एक ऐसे फसाद की जड़ बो दी थी मिंटो ने कि मिंटो को इसी आधार पर भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जनक कहते हैं। नोट कीजिए कि मिंटो, नोट करके लिखिए, जो मिंटो है, मिंटो 2 को भारत में सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता क्या कहते हैं भैया? सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। सांप्रदायिकता का जनक और फूट डालो राज करो नीति का जनक कहा जाता है। फूट डालो राज करो की नीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता का जनक और फूट डालो राज करो की नीति का जनक कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बताना जरूरी है। लॉर्ड मॉर्ले ने जो उस समय के सचिव थे,
इसकी तुलना ड्रैगन के बीजों से की थी। लॉर्ड मॉर्ले ने इसकी तुलना ड्रैगन के बीजों से की है। जिससे की है ड्रैगन के बीजों से इसकी तुलना की थी, ड्रैगन सीड से। कि ये याद रखना मिंटो, हम ड्रैगन के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल आखिर में कड़वी होगी, और फसल कड़वी हुई आखिर में, विभाजन का आधार बनी। ये बात क्या बनी? विभाजन का आधार बन जाती है। तो बात समझ में आई। अब ऐसा हुआ कि 1909 के बाद भारत में परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली, और तेजी से बदलने के साथ साथ ये भी निकल के आया कि प्रथम विश्व युद्ध आया, होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट चला, ब्रिटिश सरकार हिल गई। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर भारतीयों को इससे भी ज्यादा कोई बड़ा आश्वासन अभी हमने नहीं दिया तो हमारी शासन सत्ता खतरे में आ सकती है। इसीलिए क्या हुआ, लिखिए कि उस समय के राजनीतिक हालातों को देखते हुए राजनीतिक हालातों को देखते हुए अब हमारे दिमाग में सवाल तो बन ही सकता है कि थोड़ा बताओ तो कौन से राजनीतिक हालातों की बात कर रहे हो तुम? जायज बात है। तो उस समय के जो राजनीतिक हालात हैं, जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध, जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन है, गांधी जी का आगमन हो चुका है, गांधी जी का आगमन, जब आप इन सब हालातों को देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार कुछ बातों को सोचने पे मजबूर हो गई। कौन सी बातें थी? कि भारतीयों को एक लड्डू जरूर पकड़ाना पड़ेगा। 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त की बात है, 1917 को जो भारत सचिव था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, वो एक घोषणा करता है। वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू की एक घोषणा होती है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू की क्या होती है? एक घोषणा होती है। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि ये अगस्त के महीने में आई थी, एक कई बार सवाल पूछा है, इसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घोषणा को अगस्त घोषणा की नाम दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको ही भैया अगस्त घोषणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त घोषणा। इट वॉज नोन एज द अगस्त डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं इसको भैया? अगस्त डिक्लेरेशन। क्या कहता है इसमें मॉन्टेग्यू? मॉन्टेग्यू ने कहा कि भारत के लोग जो प्रयासरत हैं, जी क्या चाह रहे हैं भारत के लोग, जरा मॉन्टेग्यू बताओ। बोले भारत के लोग ये तो चाहते हैं कि शासन सत्ता में उनकी भागीदारी हो, हमारा भी धीरे धीरे उन्हें शासन सत्ता में भागीदारी लाना ही हमारा प्रयास है। उसने कहा कि क्रमिक और उत्तरदायी शासन देना ही ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है। भारत में क्रमिक और उत्तरदायी शासन देना, यानी कि भारतीयों को, हम भी चाहते हैं कि शासन सत्ता में भारतीय शामिल हो, पर धीरे धीरे भारत में क्रमिक और उत्तरदायी शासन देना।
उत्तरदायी शासन देना ही ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है। क्या है? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है। जैसे ठंडा पानी ना होता, ठीक है। क्रमिक और उत्तरदायी शासन देना। ठीक है जी। अब जब क्रमिक और उत्तरदायी शासन देना ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है, तो ब्रिटिश सरकार तो सब कुछ लिखित में लाती थी, इसीलिए वर्ष 1919 का अधिनियम लाया गया। वर्ष 1919 का अधिनियम लाया जाता है, अधिनियम लाया गया। और याद रखिए, उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसे क्या कहा जाता है? इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्या बोलते हैं इसको ही? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये सुधार वर्ष 1921 में लागू हुए। वर्ष 1921 में क्या होते हैं? लागू हुए। दोनों ही सवाल पूछे गए हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए? 1919 में। लागू कब हुए? 1921 में लागू होते हैं। आइए जरा इनके प्रावधान देखें। प्रावधान, ये तो याद रखना कि कब आए और कब ये लागू हुए। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद में, जो केंद्रीय विधान परिषद है, विधान परिषद में 2 सदन बनाए गए। आज भी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा यहीं से आई थी। परिषद में 2 सदन बनाए गए, दैट इज बाई कैमरल सिस्टम। क्या आता है? बाई कैमरल सिस्टम। तो यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से आई है, तो आपको उत्तर देना है। तो भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो 1919 के अधिनियम से आई है। कौन सी व्यवस्था? द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो यहीं से आई है भैया। आज जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा का जो ढांचा आप देखते हो वो यहीं से जन्म लेता है। हम यहां लिख सकते हैं इस बात को भी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो यहीं से आई है। आगे हम क्या देखते हैं? जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, जो प्रांतीय विधान परिषद, बल्कि ऐसे लिखो, प्रांतों के कानूनों को 2 भागों में बांटा गया। भाई जिन मामलों में यह था कि भाई ये जो कानून है ये राज्य बनाएगा, उनको 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि पहले सारे कानून वायसराय बनाता था, राज्यों के भी। अब थोड़ा सा डिवाइड किया गया। प्रांतों के विषयों को
दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग था आरक्षित और दूसरा भाग था हस्तांतरित। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। कौन था? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। समझिए, जो आरक्षित विषय हैं उस पर वायसराय अपनी परिषद के माध्यम से कानून बनाएगा। वायसराय अपनी परिषद के माध्यम से कानून बनाएगा। किसके माध्यम से? अपनी परिषद के माध्यम से। अब मैं जो समझा रहा हूं वो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे बात समझ में आई। आपको समझना ये है कि जो प्रांत हैं उनके भी तो मेंबर हैं, उनमें से मंत्री होते थे। तो हस्तांतरित विषयों में यह कहा गया कि वायसराय जो प्रांत के मंत्री हैं उनकी मदद से कानून काम चलाओ। इन पर कानून प्रांतों की मंत्री परिषद के सहयोग से, वहां पर जो उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो वहीं से बनाएंगे कानून, दिल्ली से ही। लेकिन यहां अरे पश्चिम बंगाल तुम्हारे जो मंत्री हैं उनकी सहायता से, जो लोकल के मंत्री थे, प्रांतों के मंत्री परिषद की सहायता से। प्रांतों की मंत्री परिषद की सहायता से कानून बनाना, से लागू करवाना। अब एक तरीके से देखा जाए तो प्रांत में दो तरीके से कानून जो है चल रहे हैं। एक तो जो दिल्ली से चलते हैं, एक जो हमारे लोकल के मंत्री चलाते हैं। इसी घटना को प्रांतों में द्वैध शासन कहा जाता है। ये जो घटना है इसे प्रांतों का द्वैध शासन, डायआर्ची, इन प्रोविंसेस, क्या कहा जाता है? इसे प्रांतों का द्वैध शासन कहा गया। आगे देखिए साहब, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया और लोगों को भी दे दी गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, अंग्रेज तो भारत को पूरी तरीके से तोड़ना ही चाहते थे। जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दैट इज, इसे सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को ईसाइयों को भी दे दिया गया। भारतीय ईसाइयों को भी दे दिया गया, है ना। कुछ यूरोपियों को भी इसमें लाया गया था, जो, और साथ में एंग्लो इंडियंस को भी इसे दे दिया गया। ये मतलब समझ गए? मतलब मैं बताता हूं। मान लो जैसे अब यहां सिखों को दे दिया, तो सिख मेजोरिटी इलाके में, पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट सिख होगा और उसको वोट भी सिख ही करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वापिस आओ एक मिनट। देखो यहां से क्या हुआ था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय आ चुका था, शुरुआत तो हो गई थी। उसमें सदस्यों की संख्या थी 6।
अभी 6 में से एक भारतीय हैं लॉ मेंबर के रूप में। इसमें कहा गया कि जो कार्यकारी परिषद है वायसराय की, जिनके माध्यम से वायसराय देश के कानून चलवाता है, उसमें 6 में से 3 भारतीय हो सकते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय कमांडर इन चीफ नहीं होगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में छह में से 3 भारतीय हो सकते हैं, ले कमांडर इन चीफ को छोड़कर। कमांडर इन चीफ नहीं होगा। तीन भारतीय कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको कमांडर इन चीफ नहीं बनाएंगे। संपत्ति कौमा कर के आधार पर वो वोट देने का अधिकार मिला। थोड़ा सा क्या मिलता है? वोट देने का अधिकार। एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, पीएससी है ना, नौकरी लेने के लिए एक आयोग होना चाहिए। लंदन में भारतीय उच्चायोग बनाया गया। लंदन में एक भारतीय उच्चायोग, ठीक है। तो ये प्रावधान थे इसके। अब ये बात निकल कर आई कि यार ये जो चीजें हैं ना, जो आप देख रहे हो, जो हमने तुम्हारे लिए दी है, हम 10 साल बाद इनकी जांच करेंगे कि तरक्की कहां तक पहुंची। अगर हमें लगा कि इन तरक्कियों का भारतीयों ने वास्तव में फायदा उठाया है तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, और हमें लगा कि कुछ कम करनी है या आगे नहीं बढ़ानी है तो हम नहीं बढ़ाएंगे। 10 साल बाद इन्हीं की जांच करने के लिए जो आयोग आएगा उसे ही साइमन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्टों के आधार पर गोलमेज सम्मेलन होंगे, और गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्टों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाएगा, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।